आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक साहित्य सौरभ का साहित्येतर पाठ्यक्रम का एक पाठ जो हमारे सेकंड सेम में है, जिसका नाम है अनुवाद। पिछली कक्षाओं में हमने अनुवाद पाठ के कुछ पन्ने पढ़ लिए थे। हम पेज नंबर 169 पर पढ़ रहे थे। पहले देख लेते हैं हम क्या पढ़ रहे थे, फिर हम आगे की पढ़ाई करेंगे। अनुवाद पाठ में हमने अनुवाद का स्वरूप, परिभाषा एवं महत्व, अनुवाद, व्युत्पत्ति एवं अर्थ, तथा अनुवाद के स्वरूप पढ़े। अनुवाद की परिभाषा देखी, संस्कृत परिभाषाएं पढ़ी और फिर हिंदी परिभाषाएं पढ़ी। अब कुछ पाश्चात्य परिभाषाएं पढ़ते हुए हम पेज नंबर 169 पर पिछली कक्षाओं में पढ़ रहे थे। हमने सैमुअल जॉनसन, हैलिडे, न्यूमार्क, फिट्जजेराल्ड, विलियम फुल्के, सिडनी, थियोडर सेवरी, विलियम विल्स, कॉटफोर्ड, मार्गरीट मस्टरबर्ग, सेपिर, J.W. गेटे, जॉन कॉनिंगटन की परिभाषाएं पढ़ने के बाद मैलिनोव्स्की की लिखी परिभाषा कि अनुवाद सांस्कृतिक संदर्भों का एकीकरण है पढ़ी, तथा मैथ्यू आर्नल्ड की परिभाषा अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि उसका वही प्रभाव पड़े जो मूल का उसका पहले श्रोताओं पर पड़ा होगा। हम अब तक यही बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अनुवाद करते समय जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, प्रतिलिपि है, उसको सार्थक रूप से अनुवाद किया जाए, मूल पाठ की आत्मा को समझा जाए। आइए अगले पृष्ठ 170 पर विलियम कूपर की परिभाषा देखते हैं। अनुवाद की निष्ठा ही उसकी आत्मा है, और फिर निष्ठा का अर्थ भी तो यही है। अर्ल रस्कोमन कहते हैं, मूल लेखक का अनुसरण करना सर्वोत्तम है। उसी के साथ गिरो, उसी के साथ उठो। यही बात हमने कई परिभाषाओं में समझी कि मूल पाठ की आत्मा को समझा जाए। अलेक्जेंडर पोप कहते हैं, कविता की मूल चेतना अथवा ऊष्मा की ओर ही अनुवाद का सर्वाधिक ध्यान होना चाहिए, नहीं तो वह अनुवाद के दौरान ही नष्ट हो जाएगी। फ्रेजर टिटलर कहते हैं, अनुवाद में मूल का संपूर्ण भाव समाहित होना चाहिए। जूलियन हाउस कहते हैं, अनुवाद स्रोत भाषा की पाठ्य सामग्री का लक्ष्य भाषा की अर्थ तथा व्यवहार की दृष्टि से
समतुल्य पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापन है। मौखिक सामग्री का अनुवाद आशु अनुवाद कहलाता है। जूलियन हाउस ने हमें एक नई बात बताई कि मौखिक सामग्री का जो हम अनुवाद करते हैं उसे आशु अनुवाद कहते हैं। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं, अनुवाद का आशय अर्थ को अक्षुण्ण रखते हुए अन्य भाषा में अंतरण करना है, अर्थात अर्थ को बदलना नहीं है। रोम जैकबसन कहते हैं, भाषाओं के बीच अनुवाद से तात्पर्य है एक भाषा के शाब्दिक प्रतीकों द्वारा व्याख्या। जाइस होल्म्स कहते हैं, समस्त प्रकार का अनुवाद कार्य आलोचनात्मक व्याख्या है। मेदनिकोवा कहते हैं, अनुवाद एक तरह से टीका टिप्पणी करना है। देखिए, यहाँ पर अनुवाद की परिभाषाएं लेखकों के साथ बदलती चली जा रही हैं। कोई अनुवाद को टीका टिप्पणी कहता है तो कोई आलोचनात्मक व्याख्या। टैकॉक कहते हैं, अनुवाद का कार्य द्विमुखी होता है। पहले तो उसे मूल के अर्थ का ठीक ठीक अनुवाद करना होता है और दूसरा उसे मूल की शैलीगत विशेषताओं को भी अनुवाद में उतारना है। सेंट जेरोम कहते हैं, अनुवाद में भाव की जगह भाव होना चाहिए, न कि शब्द की जगह शब्द। यह बहुत ही सटीक परिभाषा है कि अनुवाद में भाव को अधिक महत्व देना चाहिए, न कि शब्दों की लेखन को। अंग्रेजी के उपयुक्त मतों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि मूल विषय और उसके अनुवाद में सहज समतुल्यता होना बहुत आवश्यक है। अनुवादक का यह कर्तव्य है कि वह मूल पाठ के संदेश को जहां तक हो सके उस भाषा में लाने का प्रयत्न करे जिसमें वह अनुवाद कर रहा हो। तभी उसका अनुवाद सफल, सार्थक और समप्रभावी अर्थात प्रभाव के साथ होता है। इसके लिए अनुवादक को जहां दोनों भाषाओं का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, वहीं मूल रचना की मौलिकता और रचनाकार की निजता को बनाए रखना आवश्यक है। एक अच्छे अनुवादक के लिए मूल विषय के प्रति बहुत अधिक प्रतिबद्धता अथवा अत्यधिक मुक्तता दोनों ही दोषपूर्ण है। उसे इन दोनों अतियों से बचते हुए मूल रचना के साथ तादात्म्य बनाए रखना चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा मूल विषय से अगर आप प्रतिबद्धता रखेंगे तो भाव खो देंगे और अधिक मुक्तता से आप उसे दोषपूर्ण कर देंगे। तो किसी भी तरीके की अतियों से बचते हुए मूल रचना के साथ हमें तादात्म्य बनाए रखना चाहिए। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अनुवाद के अंतर्गत यह समतुल्यता अर्थगत भी होती है और शैलीगत भी, परंतु इसे स्थापित करना सरल नहीं है। इसका कारण एक भाषा से
दूसरी भाषा की भिन्नता होती है। विश्व की किन्हीं दो भाषाओं में अर्थ के स्तर पर अथवा रचना के स्तर पर पूरी तरह से समानता नहीं होती। हर भाषा का अपना एक भौगोलिक स्वरूप होता है, उसकी विशिष्ट प्रकृति होती है। ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ, कहावतें, मुहावरों संबंधी अपनी विशेषताएं होती हैं। परिणाम स्वरूप एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में अनुदित करना कठिन कार्य है। अतः अनुवाद के स्वरूप को स्पष्ट करते समय इस स्वाभाविक कठिनाई पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही सटीक बात कही गई है कि किन्हीं भी दो भाषाओं में भिन्नता तो होती है अर्थ तथा रचना के स्तर पर, और हर भाषा का अपना एक भौगोलिक ज्योग्राफिकल सेटअप भी होता है, जिस वजह से ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ, कहावतें, मुहावरे सब में भिन्नता होती है और हर भाषा की अपनी विशेषता होती है। तो अनुवाद करते समय स्वाभाविक कठिनाइयां आना तो आवश्यक ही हो जाता है। अगला बिंदु है अनुवाद का महत्व। अनुवाद एक ऐसा माध्यम है जो इतिहास के विभिन्न मोड़ों पर सांस्कृतिक नव जागरण का कारण बना है। विश्व बंधुत्व की कल्पना साकार करने के लिए विश्व साहित्य का अनुवाद आवश्यक है। विश्व मैत्री एवं सहयोग से इस नए दौर में किसी भी विश्व की जनता को समझना अत्यंत अनिवार्य हो गया है, और यह काम केवल अनुवाद द्वारा ही संभव है। इसी कारण अनुवाद का महत्व बढ़ता जा रहा है। 20वीं शताब्दी अंतरराष्ट्रीय शताब्दी है और इस विश्व संस्कृति के विकास में अनुवाद का योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा है। विश्व बंधुत्व की अगर कल्पना साकार करनी है तो विश्व साहित्य का अनुवाद करना भी आवश्यक हो गया है। आज यह स्पष्ट हो चुका है कि अनुवाद आज विश्व के लिए अनिवार्य अंग बन चुका है। पूरे संसार में बुद्धि और हृदय की भूख को संतुष्ट करने के लिए ज्ञान और भावानुभूतियों के आदान प्रदान की पर्याप्त जरूरत है। यह बहुत बड़े पैमाने पर होना चाहिए और देखा जाए तो हो भी रहा है। विश्व में किसी भी देश की भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र, साहित्य और कला आदि भंडार को दूसरे देश की भाषाओं में अनुदित करके उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रकार एक ही देश के विभिन्न प्रदेशों की भाषाओं में प्राप्त ज्ञान के भंडार को अनेक प्रदेश की भाषाओं में उपलब्ध कराना अनुवाद के द्वारा ही संभव हुआ है। आज अगर हम किसी दूसरे भाषा की साहित्य सामग्री को पढ़ने की बात करें तो अनुवादित सामग्री बहुत ही आसानी से उपलब्ध है और हम हर भाषा के साहित्य सामग्री को
बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि प्राचीन भारत में, विशेषकर संस्कृत में, अनुवाद होते नहीं थे। यह विचार सर्वथा उचित नहीं है। प्राचीन भारत में भी ज्योतिष, वास्तुकला तथा चिकित्सा आदि के क्षेत्र में जो कुछ भी उचित ज्ञान पाया, उसे दूसरों से अवश्य ग्रहण किया। कहने का अर्थ यह है कि तब भी साहित्य का अनुवाद होता था और जिस भी क्षेत्र में, जिस भी भूमि पर, जिस भी क्षेत्र में तरक्की हुई, दूसरी भूमि पर लोगों ने उसे अपनाया, ग्रहण किया। अतः यह कहना गलत है कि प्राचीन भारत में अनुवाद का कार्य नहीं हुआ है। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि आज वह उपलब्ध नहीं है। वैसे तो प्राकृतों से संस्कृत अनुवाद के उदाहरण आज भी प्राप्त हैं। संस्कृत नाटकों में स्त्रियों तथा नौकरों के प्राकृत वाक्यों, छंदों या गीतों आदि को प्राकृत के साथ साथ संस्कृत में भी देने की प्रथा रही है। संस्कृत उच्च कुल में बोले जाने वाली भाषा मानी जाती थी और प्राकृत निम्न कोटि के लोग बोलते थे। परंतु यह देखा गया है कि प्राकृत भाषा के साथ साथ उसका अनुवाद संस्कृत में देने की भी प्रथा रही है। इसे संस्कृत में आप छाया भी कहते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो यह भी एक प्रकार का अनुवाद ही है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल में 14वीं 15वीं शती से ही ज्योतिष, वैद्यक, नीति, कथा, वार्ता आदि विषयों के संस्कृत ग्रंथों के हिंदी आदि भाषाओं में अनुवाद होने लगे थे। तो यह बात कहना सरासर अनुचित है कि प्राचीन काल में अनुवाद नहीं होते थे। इनका नाम कुछ अलग था। इन्हें भाषा टीका कहते हैं। यहाँ भाषा से अभिप्राय बोलचाल की भाषा अर्थात हिंदी से है और टीका का आशय है अनुवाद। विदेशों में भी अनुवाद की परंपरा प्राचीन है। ग्रीक भाषा में लिखी गई सुकरात, प्लेटो और अरस्तु आदि की रचनाएं एशिया की अनेक भाषाओं में अनुदित होकर ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति का विकास करती रही हैं। भारतीय विद्वानों की रचनाएं पहले अरबी भाषा में अनुदित हुईं, तत्पश्चात यूरोपीय भाषाओं में अनुदित होकर ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान में योगदान देती रही हैं। स्पष्ट है कि अनुवाद कार्य के बिना मनुष्यता का विकास कठिन हो जाता। संसार का कोई भी देश अथवा कोई भी भाषा ज्ञान विद्या का एकमात्र स्रोत और भंडार है, यह असंभव बात है। इसलिए प्रत्येक उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति के लिए अनुवाद के माध्यम से अपनी चेतना का विकास करना आवश्यक हो गया है। प्रत्येक देश में प्रतिदिन प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान, अन्वेषण और व्याख्या विश्लेषण हो रहे हैं।
सबको इनकी अधुनातन जानकारी रहना आज जीवन की अनिवार्यता बन गई है। देखिए, हर देश में, हर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान, अन्वेषण, व्याख्या, विश्लेषण, जिसे हम एक्सपेरिमेंट, और नई नई कितनी सारी बातें हो रही हैं, इनोवेशंस, कि आपको इसकी जानकारी रखना अनिवार्य हो गया है। अन्यथा ज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ापन बहुत शीघ्र आने लगता है। आज का मनुष्य बहुत सारी भाषाएं जानता है। वह हर भाषा में पारंगत हो सकता है, किंतु उसे सभी भाषाओं में ज्ञान किंतु उसे सभी भाषाओं और उनमें प्राप्त सभी प्रकार के अधुनातन ज्ञान विज्ञान की जानकारी और विशेषता प्राप्त हो, यह संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुवाद की आवश्यकता और बढ़ जाती है। आधुनिक विकसित युग में वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, जिसे टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, एवं कंप्यूटर आदि के विस्तृत ज्ञान का भंडार आज भी अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं में संरक्षित है। भारत में यदि इनका अधुनातन ज्ञान सर्वजन सुलभ कराना है तो इन्हें हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुदित करना पड़ेगा। अर्थात आज भी नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, मॉडर्नाइजेशन जो आ रहा है, उसमें बहुत सारा ज्ञान का भंडार अंग्रेजी भाषा में ही लिखा जाता है। तो अगर आपको ये टेक्नोलॉजी, ये प्रौद्योगिकी अनुसंधान जन जन तक पहुंचाने हैं तो आपको इसे हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुदित कराना अनिवार्य हो गया है। अनुवाद कार्य को कुछ साल पहले हीन तथा दूसरे दर्जे का माना जाता था, किंतु आज यह धारणा पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। जिस प्रकार मूल कार्य किसी न किसी सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ है, सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार अनुवाद के द्वारा उसी मूल सर्जना को प्रतिस्थापित करना पड़ता है। इस दृष्टि से अनुवाद कार्य कोई सरल कार्य भी नहीं है। मूल लेखक अपनी भाषा में कोई रचना प्रस्तुत करता है, किंतु अनुवाद उसकी भाषा की साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, विधि संबंधी आदि सभी बारीकियों को आत्मसात करके उन्हें अपनी लक्ष्य भाषा में, इसकी लक्ष्य भाषा की समस्त बारीकियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य मूल के संदेश को भी समान रूप से संप्रेषित करना होता है। अतः अनुवाद कार्य तो अधिक परिश्रम और विशेषज्ञता की अपेक्षा रखता है। अनुवाद को मूल लेखक की मनोभूमि तक पहुंचना पड़ता है। अनुवाद की सार्थकता ही तभी है जब आप मूल लेखक के मनोभाव को पाठकों तक पहुंचा सकें। इसी संदर्भ में अनुवाद को एक प्रकार की सृजनात्मक कला भी कहा जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अनुवाद कार्य किसी भी अर्थ में
कम महत्वपूर्ण अथवा है नहीं है। वस्तु स्थिति तो यह है कि आज विश्व के समक्ष अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखने और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व में निरंतर विकास करने के लिए अनुवाद एकमात्र साधन है। अनुवाद कार्य से परहेज करना और ज्ञानार्जन की दौड़ में पिछड़ना आज की दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। आज के युग में अनुवाद का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है, फैला हुआ हो गया है। अनुवाद को इतने व्यापक क्षेत्र में कार्य करना पड़ रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वह शिक्षा, ज्ञान विज्ञान तथा देश विदेश के हर क्षेत्र में काम कर रहा है। आजकल संचार माध्यमों में अनुवाद का प्रयोग अनिवार्यतः हो रहा है। दूरदर्शन एवं समाचार पत्र इनमें प्रमुख हैं। राइटर जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसियां अन्य देशों की भाषा में छपे और प्रसारित समाचारों को अलग अलग भाषाओं में अनुदित कराकर ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। आकाशवाणी से कई भाषाओं में रोजाना खबरें प्रकाशित होती रही हैं। यह सब अनुवाद ही तो है। इनकी तैयारी अनुवादकों द्वारा की जाती है। इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुवाद का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अतः दिन ब दिन क्षेत्र के कारण अनुवाद का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। देखिए, पहले और अब में यह अंतर है कि अब अनुवाद का क्षेत्र बहुत फैल चुका है। आज लगभग सारे समाचार पत्र कई भाषाओं में छपते हैं और ये समाचार अलग अलग भाषाओं में अनुवादित किए जाते हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी अगर आपको बढ़ाने हैं तो अनुवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसी के साथ हमने ये जाना कि किस प्रकार दिन प्रतिदिन अनुवाद का महत्व बढ़ते जा रहा है। इसी के साथ हमारा यह साहित्येतर पाठ्यक्रम का पाठ अनुवाद, स्वरूप, परिभाषा एवं महत्व, अनुवाद के गुण यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम अपनी पाठ्यपुस्तक का अंतिम मुद्दा पारिभाषिक शब्दावली कार्यालयीन पढ़ेंगे।